नमस्कार दोस्तों। बिहार का विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से सियासी रंग में रंग चुका है। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले देखने को मिल रहे हैं। लगातार बड़े बड़े राजनेता अपने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए तो 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हर राजनीतिक दल, विशेष तौर पर दोनों बड़े गठबंधन दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन जो खूनी खेल खेला गया मोकामा में, उस खूनी खेल के बाद अनंत सिंह ने जिस तरीके से दल बल के साथ, बड़े काफिले के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकले, मोकामा में थाने के सामने से निकले, जबकि नामजद अपराधी थे। हत्या के मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन बीती रात को जिस तरीके से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 14 दिनों की अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उसके बाद क्या बिहार का विधानसभा चुनाव एक टर्निंग पॉइंट ले चुका है? क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहे हैं और अब विपक्षी दल, जो बीजेपी जंगल राज के मुद्दे को लेकर लगातार निशाना बना रही थी विपक्ष को, लालू प्रसाद यादव विशेष तौर पर उनके टारगेट पर थे। अब वही लालू परिवार इस तरीके की घटनाओं को लेकर जेडीयू बीजेपी को निशाना बना रहा है। यहां तक कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने तो ये तक कह दिया कि मोकामा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जहां पर अनंत सिंह का प्रभाव है, उसके बाहुबल की जो ताकत है, आखिरकार हर बड़े अपराध में उस अनंत सिंह की संलिप्तता ही क्यों होती है? क्या वाकई में पिछले 20 सालों में इस तरीके के बाहुबली हर जिले में, बिहार में पैदा हो चुके? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, स्वागत है आपका। ये अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो चुकी है और इस 14 दिन के अंदर अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों चरणों का मतदान भी संपन्न हो जाएगा और मतगणना भी हो जाएगी। यानी कि यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जब तक अनंत सिंह की एक कस्टडी पूरी होगी, उस दौरान तक, कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी, क्या यह सहानुभूति का काम करेगा जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के लिए, या महागठबंधन के लिए वो एक एनर्जी टॉनिक बन गया है? देखिए दिनेश जी, अगर हम इस पूरे मामले पे गौर करें तो नजर आता है कि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना, क्योंकि मोकामा की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर जो है खूनी खेल को अंजाम दिया गया, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए कि जो नीतीश कुमार अपने आप को कहते थे कि भाई हमने तो कानून व्यवस्था बहुत मजबूत कर दी है, जंगल राज आज से 20 साल पहले हुआ करता था, अब तो यहाँ पर कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटती। लेकिन आप देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से रोजाना आपको खबरें ऐसी मिलती है जहां पर हत्या के मामले सामने आते हैं और लूटपाट के मामले सामने आते हैं। यानी कि ये पता चलता है इन सब मामलों से कि बिहार के अंदर जो दावे सरकार कर रही है वो सच्चाई उससे एकदम मुख्तलिफ है, उससे अलग है। और यही बात हम मोकामा में भी देखते हैं, जहाँ पर अनंत सिंह बड़े नाम माने जाते हैं, 3-4 बार से लगातार विधायक भी बन रहे हैं। लेकिन जिस तरह के 5 बार विधायक बन चुके हैं। बिल्कुल। और जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हुए दिनेश, बहुत गंभीर आरोप है, बहुत ज्यादा संगीन आरोप है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से एनडीए कुनबा, खासकर बीजेपी और जेडीयू की बात करें, उनको प्रमोट कर रहा है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास में, क्या नीतीश कुमार के पास में अनंत सिंह के अलावा कोई विकल्प नहीं है? जरा आप देखिए किस तरह से डर का माहौल पूरे मोकामा में इस समय दिखाई पड़ता है। चाहे आप उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात करें, या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, इस पूरे मसले के ऊपर उनकी जो चुप्पी है, उनकी जो दबी जुबान है, वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि भाई जो कंट्रोल एक होना चाहिए सरकार का अपराध के ऊपर, वो कहीं नजर नहीं आता। क्या ये एक निगेटिव असर अब इस चुनाव में डालता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद चुनाव है, ऐसे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे अनंत सिंह को, क्या ये माना जाए कि इससे कहीं ना कहीं एनडीए कुनबा बैकफुट पे दिखाई पड़ रहा है? क्या एनडीए कुनबा यहाँ से जो मजबूत पकड़ बनाए हुए था, क्या वो पकड़ अब ढीली होती हुई दिखाई पड़ रही है? और क्या यहाँ से महागठबंधन अब मजबूती के साथ में उभरता हुआ दिखाई पड़े? क्योंकि जिस तरह से ये हत्या हुई है, जिस तरह से ये पूरे का पूरा मामला सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखिए एनडीए को लेकर जो जनता है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठा रहे हैं कि भाई सरकार आपकी है,
है और आपकी सरकार में अगर इस तरह की हत्याएं होती हैं तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पर जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से डबल मर्डर हर जिले में जो खबरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली खबरें हैं। लेकिन अगली खबर की तरफ रुख करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, 6 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं की जुबान जहरीली हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बिहार से एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब किसी को इस विधानसभा चुनाव में बटना नहीं है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया और उसकी वानगी महाराष्ट्र में देखने को मिली कि एनडीए जो महायुति गठबंधन है वो सरकार रिपीट करने में कामयाब हुआ, तो ये बटेंगे तो कटेंगे ये फॉर्मूला क्या बिहार में भी सही गुणागणित लगाने में बीजेपी की मदद करेगा? देखिए दिनेश जी, अगर हम एनडीए कुंबे की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, बीजेपी की बात करें या उनकी सरकार की बात करें, तो जाहिर बात है कि 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ऐसे में उनको अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखना चाहिए था कि भाई 20 साल में मैंने ये काम किया है, मैंने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया है, मैंने रोड बेहतर किए हैं, कानून व्यवस्था बेहतर की है, शिक्षा बेहतर की है, अस्पताल बेहतर किए हैं। लेकिन वो सब ना करके वो बात रख रहे हैं कि भाई कटोगे तो बटोगे और तमाम तरह के अनाप शनाप बयानबाजी हो रही। तो जाहिर बात है कि आप देखिए, जब अपने काम पर बात नहीं करते तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो दावे आप करते हो वो दावे कहीं ना कहीं खोखले हैं। कभी आप एम्स की बात कर देते हो कि दरभंगा में एम्स बन रहा है, जब वहां रिपोर्टर्स पहुंचते हैं, पत्रकार पहुंचते हैं, पता लगता है सिर्फ खाली जमीन पड़ी हुई है। तो इस तरह की बातें जब निकल कर सामने आती है तो लोगों का जो विश्वास है वो यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। और जो बात आपने कही कि देखिए, धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही है कि बटोगे तो कटोगे, आखिर कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, किस तरह की बात जो है एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। क्योंकि बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या पलायन को लेकर है कि वहां के लोग हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने को मजबूर है, मजदूरी करने को मजबूर है। तो क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला योगी जी के पास था? उनको बताना चाहिए था, लेकिन वो पहुंचते हैं तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आप देखिए छठ पर जिस तरह लोग अपने घर जा रहे थे, ट्रेनों का आलम आपने देखा किस तरह से बद इंतजामी थी। तो ये तमाम जो एक आम आदमी से जुड़े हुए पहलू हैं उन पे बात ना करके इस तरह के मुद्दों पर बात करके कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई वो सब बात छोड़िए, पहले आपके लिए जो इस तरह की बातों को सुनना जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब देखिए, आम जनता, आम लोग भी बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं 10-15 साल की राजनीति को, खासकर इस दौर की वो देख चुके हैं कि देखिए, धर्म के नाम पर अगर वोट करेंगे तो आखिर में मिलना उनको कुछ नहीं, बिल्कुल मिलना कुछ नहीं है। और धर्म के आधार के ऊपर यदि बिहार की राजनीति को समझा जाए तो उस तरीके के समीकरण बैठते नहीं है जिससे कि एनडीए को इस नारे के साथ कोई बहुत ज्यादा सियासी लाभ मिल सके। यहीं पर छोटा सा सवाल और पूछूंगा मैं, नीतीश कुमार की पार्टी से भी मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, चिराग पासवान ने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं। क्या फिर योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो अविश्वास पैदा कर रहा है एनडीए गठबंधन में? क्योंकि चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि मेरे पिता मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने नहीं बनाया। तो अंततः क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार को अभी भी मुस्लिम वोट बैंक की चाहत है? देखिए, अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, चिराग पासवान की बात करें दिनेश जी, तो हमेशा उनकी राजनीति बड़ी अलग किस्म की रही है। उनके परिवार की अगर बात करें, जो बैकग्राउंड रहा उसकी बात करें, खासकर रामविलास पासवान जी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो हमेशा हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलने की बात करते हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले भी चिराग पासवान ने कहा था कि धर्म के मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि धर्म का बड़ा पर्सनल मैटर होता है और मैं तिलक लगाता हूँ, ये मेरी पर्सनल इच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके ऊपर भी ये थोपूं, यानी कि ये बड़ी स्वेच्छा वाली इच्छा है। अपने आप से अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तब भी उसका सम्मान होना चाहिए। ये बात चिराग पासवान ने बकायदा एक टीवी डिबेट शो में कही। अब यहाँ पर बड़ा सवाल बन जाता है कि बटोगे तो कटोगे। अब चिराग पासवान ने टिकट देते हैं मुस्लिम्स को, यहाँ नीतीश कुमार टिकट देते हैं, लेकिन बीजेपी एक भी टिकट नहीं देती। और यहाँ तक कि उनके जो प्रवक्ता हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं, गिरिराज सिंह ने भी ये कहा ना कि मुसलमान नमक हराम है, वो वोट देता नहीं है। और बीजेपी के प्रवक्ता ने बकायदा ये बात कही है कि भाई
जो मुस्लिम हैं उन्हें उनका जो वोट है वो हमें नहीं मिलता, इसलिए हम मुस्लिमों को टिकट नहीं देते। तो जरा सोचिए कि एक प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता, इतनी बड़ी दुनिया की बड़ी पार्टी मानी जाती है, उसका प्रवक्ता ये बात कहता है कि हम मुस्लिमों को टिकट इसलिए नहीं देते कि उनसे हमें वोट नहीं मिलता। तो जरा सोचिए मुख्तार अब्बास नकवी को भी टिकट क्यों दिया गया, कैसे वो जीत जाते हैं, शहनवाज हुसैन कैसे जीत जाते हैं, ये तमाम सारे जो चेहरे हैं उनको कैसे बीजेपी इग्नोर करती हुई दिखाई पड़ती है। और क्या अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम कार्ड के सहारे ही राजनीति करेगी बीजेपी, कहीं ना कहीं ये भी इससे साबित होता है, क्योंकि आपको मुद्दे विकास के रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि पलायन का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बेहतर हो सकती है, क्या हमारे अस्पताल बेहतर हो सकते हैं, जो स्थिति नजर आती है बिहार की पिछड़ेपन की, क्या वोट सुधर सकती है, यानी कि इन तमाम चीजों को ना करते हुए यहाँ पर योगी जी जाते हैं या फिर बीजेपी या कोई और बड़ा नेता जाता है, धर्म और मजहब की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक चरम पर है। किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से राजनेता अपने पक्ष में जनता को करना चाहते हैं, लेकिन चुनौती बड़ी नीतीश कुमार के सामने है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव के बड़े राजनीतिक वादे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सामने रिपोर्ट कार्ड की भी चुनौती है। चाहे नीतीश कुमार इस विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अपना रिपोर्ट कार्ड पेश न कर रहे हो, लेकिन फिर भी बिहार की जनता पिछले 20 सालों में क्या कुछ कार्यशैली रही है सरकार की, बखूबी उसे जानती है। और उम्मीद भी यही है कि बिहार की जनता अपने बेहतर भविष्य के लिए और पिछली 20 साल की नीतीश कुमार के सरकारों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही अपने भाग्य का फैसला मत पेटी में डालने वाली है। देखना दिलचस्प ये होगा कि बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या फिर से बदस्तूर एनडीए के समर्थन में ही जारी रहेगा या फिर परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना।